नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है। प्रदेश है मध्य प्रदेश, जिला है सागर। सागर जिले के महाराजपुर थाने के गांव रिछई से सवेरे सवेरे 7 साढ़े 7 बजे एक सूचना आई। सूचना देने वाले ने यह बताया कि मेरे पड़ोसी देवेंद्र अहिरवार के 16 महीने के बच्चे नंदलाल की हाईवे पर डेड बॉडी मिली है। 16 महीने के बच्चे यानी करीब करीब 1.5 साल से कम, उसकी डेड बॉडी घर से 600 मीटर की दूर पर एक हाईवे पर मिली है। पुलिस ने इस सूचना को देवेंद्र अहिरवार को फोन करके कंफर्म किया। देवेंद्र ने बताया कि हाँ साहब, बिल्कुल सही बात है। पुलिस बल तुरंत गांव में पहुंचा। सभी लोग हतप्रभ थे कि ये बच्चा जो पूरी तरह से चल भी नहीं पाता, मतलब जैसे वो होते हैं ना, बच्चे चलना शुरू करते हैं साल भर के भीतर, 8 महीने साल भर के भीतर, लेकिन पांव उनके सही सही नहीं पड़ते। दूसरी बात ये बताई कि साहब ये जो रास्ता है गांव से और वहां तक पहुंचने वाला हाईवे तक, वो रास्ता कंकड़ पत्थर और कूड़े से भरा हुआ है। घर से बाहर निकलते ही कंकड़ पत्थर हैं। गली नुमा रास्ते से होकर कोई बच्चा वहां कैसे पहुंच सकता है, ये बहुत मुश्किल काम है ये सोच पाना भी कि ऐसा बच्चा जो अभी सिर्फ 16 महीने का है, चलना फिरना बस सीखा ही है, वो रात के अंधेरे में कंकड़ पत्थर कूड़े और पतली गलियों के बीच से घर से निकलकर हाईवे पर कैसे पहुंचेगा। पुलिस के समझ में नहीं आया, परिवार वालों के समझ में नहीं आया, गांव वालों की समझ में नहीं आया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की कि कौन कहां पर सोया हुआ था, बच्चा कहां पर था, कितने बजे तक उसे जगता हुआ देखा गया था और कितने बजे के बाद ये पता लगा कि ये गायब है, और कब ये पता लगा कि इसकी डेड बॉडी यानी इसका शव हाईवे पर पड़ा हुआ है। देवेंद्र अहिरवार ने, जिनका बेटा था, उन्होंने बताया कि साहब हम अपने मकान का निर्माण कार्य कर रहे थे। कुछ दिनों से वो अपना मकान बना रहा था, तो परिवार जो है वो टपरी बनाकर बाहर जहां मकान का निर्माण कर रहा था वहां से 50 कदम की दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक टपरी बनाकर उसी में परिवार रहता था। 5 अप्रैल की रात करीब 9 बजे वो थ्रेसिंग, जो मकान के निर्माण के समय में थ्रेसिंग की जाती है, वो थ्रेसिंग कराकर घर लौटा था, खाना खाया और सो गया। देवेंद्र कहते हैं कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच मेरा ये बेटा जो 16 महीने का था, वो नंदलाल, हम दोनों के बीच सो रहा था। कारण ये था कि रात में बच्चे जैसे यूरिनेट कर देते हैं या दूसरी दिक्कत होती है, तो आहट से या हाथ पैर मारने से माँ या पिता की नींद खुलती है, उनकी परेशानी का पता लगता है और फिर उस परेशानी को दूर करने की कोशिश की जाती है। थोड़ी दूर पर देवेंद्र के पिता यानी बच्चा नंदलाल के बाबा जयराम सो रहे थे। बाहर आंगन में मां पार्वती सो रही थी और बड़ा बेटा शिव प्रसाद जो 2.5 वर्ष का था, वो मां के साथ सो रहा था।
बाजू वाले कमरे में जहां ये निर्माण कर रहे थे, उसके पास के बाजू वाले कमरे में भाभी संगीता सो रही थी। मतलब कोई 20 फीट के दायरे में या 25 फीट के दायरे में इतने लोग सो रहे थे। बच्चे की मां, पिता, बच्चे के बाबा, दादी, बच्चे का बड़ा भाई दादी के पास, और बच्चे की ताई या चाची कह लें, वो भी एकदम पास, जो आड़ होता है, जो आड़ बनाया जाता है टपरी में, उस खाने में या उस पोर्शन में सो रही थी। उसी टपरी में ही सब ये लोग, सारे लोग सो रहे थे अगल बगल। मां ने ये बताया, बच्ची की मां ने, कि करीब 3 बजे नंदलाल उठा था, जोर जोर से रोया, चीखा, हाथ पैर चलाया, मां की नींद खुल गई। तो ये देखा उसने यूरिनेट कर रखा है, उसका नीचे का जो बिस्तर है या जो पोर्शन है जो गीला हुआ होगा, उसको उसने बदला और सुला दिया। ये बात वो रात में 3 बजे की बताती है। देवेंद्र बताते हैं कि 4 बजे, 4 साढ़े 4 बजे मैं वैसे भी सो के उठता हूँ। 9 बजे उन्होंने बताया कि मैं खाना खा के सो गया था। 4 बजे जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा नंदलाल वहां नहीं है। फिर वो अपने माँ बाप यानी दयाराम और पार्वती के पास गया। ये देखा कि बड़ा बेटा शिव प्रसाद माँ के पास यानी पार्वती के पास सो रहा था। आवाज लगाई कि कहीं ये बच्चा संगीता भाभी के पास न सोया हो, लेकिन वहां भी नहीं मिला। इतने छोटे बच्चे के न मिलने पर पूरा परिवार जग गया। शोर मचा, आसपास के लोगों को बताया गया। रात थी, भोर हुई नहीं थी। टॉर्च जितनी थी घर में वो निकाल के आसपास ढूंढना शुरू किया गया कि ऐसा न हो कोई जानवर उठा ले गया हो, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। सुबह करीब 6 साढ़े 6 बजे जो लोग सड़क से पार होते हैं उन लोगों ने देखा एक बच्चे का शव जिसे चोट लगी है। ऐसा लगता है कि किसी आने जाने वाले वाहन से टक्कर हुई है। वो शव एकदम सड़क के किनारे पड़ा हुआ था, हाईवे के। शोर हुआ, भीड़ इकट्ठा हुई। तब तक जो लोग अपने बच्चे को ढूंढ रहे थे, 600 मीटर की दूरी पर होने वाले शोर और हल्ले गुल्ले के कारण वहां पहुंचे तो देखा कि वो बच्चा नंदलाल वहां पर जख्मी होने के बाद मृत पड़ा हुआ था। ये सारी बातें पुलिस को बताई गई। पुलिस ने और भी कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली। 4 दिन तक पुलिस ने इस मामले की कोई सुनवाई नहीं की, ऐसा बच्चे के पिता देवेंद्र अहिरवार बताते हैं। फिर वो ये भी बताते हैं कि बच्चे को उसी स्थान पर छोड़कर पुलिस चली गई। न तो पंचनामा किया, न बॉडी सील की, न उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जब सवेरे 6 बजे 7 बजे से लेके शाम के 8 बज गए तो इसके पिता बहुत परेशान हुए। फोन करने लगे, किसी ने फोन उठाया नहीं। परेशान होकर बच्चे को एक चादर में लपेटकर अपने साइकिल से शव लेकर वो महाराजपुर थाने पहुंचे और ये बताया कि साहब ये आप लोगों ने बच्चे को वहीं छोड़ दिया था, इसके आगे की कार्रवाई हम जानते नहीं, कुछ कौन करेगा। बहरहाल वहाँ कुछ जो राइट थिंकिंग पुलिस वाले थे उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, वो फला जगह घटना हो गई थी, और एसओ साहब वहाँ प्रभारी वहाँ चले गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, दुनिया भर के किस्से कहानी जो पुलिस एकदम रेडीमेड रखती है सुनाने के लिए। बहरहाल रात में ही शव का इन लोगों ने पंचायतनामा किया, बॉडी को सील बंद किया और फिर बॉडी को उसी रात
मॉर्चरी भिजवा दिया। ये पूरी बात 6 अप्रैल 2023 की है। फिर उसके बाद न तो इनकी रिपोर्ट लिखी, न पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में बताया, न कोई जांच पड़ताल के लिए दोबारा पुलिस गई। परिवार फिर बहुत परेशान हुआ। बाप परेशान होकर वो अपने क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव के पास गया और उसने बताया कि साहब ये हमारे साथ हुआ है। बच्चे का शव मेरे घर से 600 मीटर दूरी पर मिला। पुलिस आई, पुलिस ने शव को देखा, किनारे उसे रखकर चली गई। मैंने बाद में चद्दर में लपेट कर मैं शव को थाने लेकर गया, तब उसका पंचनामा हुआ, तब उसकी बॉडी सील हुई, तब उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद मैं रोज थाने पर बैठ रहा हूँ, जाता हूँ 4 दिन तक कि साहब कुछ लिख लीजिए, FIR लिख लीजिए, लेकिन पुलिस कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। हर्ष यादव ने सागर जिले के SP से बात की, तब पुलिस ने थोड़ी तेजी पकड़ी। देवेंद्र ने यह भी बताया कि साहब जनवरी में मेरे पड़ोसी अखिलेश बंसल से हमारा बहुत छोटी सी बच्चों के आपस के झगड़े के कारण विवाद हुआ था, जिसमें अखिलेश ने मेरी मां पार्वती के साथ मारपीट भी की थी। हमें शंका है कि वो अखिलेश ही है जिसने इस तरह का ये काम किया होगा। जब ये बात हर्ष यादव जो क्षेत्रीय MLA थे, उन्होंने पुलिस से कही कि आपने क्या इनकी शंका यानी जो बइश्तबा ये बता रहे हैं, इसके आधार पर अखिलेश बंसल से कोई पूछताछ की? पुलिस ने उल्टा जवाब दिया। उसने कहा साहब इन्होंने तो सूचना दी नहीं, यानी देवेंद्र अहिरवार ने पुलिस को सूचना नहीं दी थी। पुलिस को सूचना अखिलेश बंसल ने ही दी थी, जिन पर देवेंद्र शक कर रहे हैं, और उन्होंने FIR भी बइस्तबा लिखवाई है 302 की, कि मुझे पूरा शक है कि मेरे बच्चे को हमारे और हमारी पत्नी के बीच जहां वो सो रहा था वहां से उठाकर ले जाना और उसको मारकर हाईवे पर फेंक देना, ये उन्हीं का काम है। पुलिस ने कारण पूछा तो उन्होंने कहा साहब ये अभी उसी तरह के कच्चे मकान में रहते हैं, हम अपने मकान के कुछ पोर्शन का पक्का निर्माण कर रहे थे, ये इसी बात से जलन रखते थे और इसी कारण से एक बहुत ही मामूली बात पर इन्होंने मेरी मां के साथ मारपीट की थी। पुलिस अखिलेश बंसल को थाने पर ले गई, लेकिन अखिलेश बंसल से कुछ भी पता नहीं लगा। मामला बच्चे की हत्या का था। अखबार की टीम पर टीम गांव को विजिट करने लगी। इसी समय एडिशनल SP ज्योति ठाकुर अपनी फोर्स के साथ और SDOP देवरी पूजा शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। उन्होंने नए सिरे से इस पूरी घटना की जांच पड़ताल की। बात वही समझ में आई कि 3 बजे के आसपास जब इसने यूरिनेट किया होगा, उस समय इसकी मां उठी, उसे सूखे कपड़े को नीचे बिछाकर फिर वो सो गई। और 4 बजे नंदलाल का कहना है कि मैं रोज 4 बजे ही जग जाता हूं, लेकिन 4 बजे ये बच्चा नहीं था। यानी जो कुछ भी हुआ वो 3 से 4 के बीच में हुआ। इस बीच एक बात और देवेंद्र अहिरवार ने बताई। उसने ये बताया कि बच्चे को दिन में दस्त हो रहे थे और मैं महाराजपुर जाकर बच्चे के डॉक्टर जो वहां लोकल उपलब्ध होते हैं उनसे मैंने दवा ली थी बच्चे के दस्त की, लेकिन दवा वैसी की वैसी ही उसके कमरे में रखी हुई मिली।
कतई दवा का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये पूछने पर कि तुम दवा तो ले आए, लेकिन तुमने बच्चे को उसे पिलाया नहीं या खिलाया नहीं। तो उसने कहा, हम दवा तो ले आए, लेकिन घर वालों ने कहा कि भाई दवा खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चे के दांत निकल रहे हैं। माँ ने ये बताया कि हमने नोटिस किया कि बच्चे के दांत निकल रहे हैं, और जिस समय बच्चों के दांत निकलते हैं, कुछ न कुछ इस तरह की समस्या, दस्त की या उल्टी की, ये समस्याएं आती हैं। अगर कल तक ये दस्त इसके ठीक नहीं हुए, तब हम इसको ये दवा देंगे। पुलिस को लगा कि अब तो बात समझ में नहीं आ रही है। पुलिस का शक माता पिता पर बार बार जा रहा है। कई कई बार माता पिता से कई राउंड, यानी एडिशनल एसपी ज्योति ठाकुर ने, एसडीओपी देवरी जो पूजा शर्मा हैं, इन लोगों ने माँ बाप से अलग अलग कई राउंड बातचीत की। शुरू में तो कुछ दोनों के बयानों में विरोधाभास प्रतीत हुआ, लेकिन बाद में ऐसा लगता है कि इन लोगों से कुछ बहुत निकलने वाला नहीं है। उसका कारण ये था कि दिन भर ये दोनों उस निर्माणाधीन मकान के चक्कर में सुबह 7 बजे से मजदूरी खुद स्वयं ही कर रहे थे, तो बहुत उसमें इन्वॉल्व थे। दिन भर बहुत ही शारीरिक श्रम किया था, और 9 बजे खाना खा के जब ये सोए तो इन्हें फिर सुबह ही इनकी नींद खुली। माँ की नींद तो तब खुली जब बेटे ने चिल्लाना शुरू किया, तब खुली थी, अदरवाइज ये सो रहे थे। दिन भर की मेहनत के बाद नेचुरल सा है, खाना खाने के बाद सोए होंगे, ज़्यादा सो गए होंगे। दूसरी बात कि बाप ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। वो इस बीच में अपने जीजा को सारी बातें बताता रहा, जबकि पड़ोसी अखिलेश बंसल ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी थी। बहरहाल आज तक, यानी 6 अप्रैल से आज 27 अप्रैल है, पुलिस को न तो इस गुत्थी को सुलझाने में सफलता मिली, न ये पता करने में सफलता मिली कि आखिरकार किसने इतने मासूम बच्चे को मार दिया, कत्ल कर दिया। क्योंकि एक बात तय है कि बच्चा अपने से 600 मीटर उस कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर चलकर वहां नहीं पहुंच सकता। ऐसे रास्ते पर अगर वो चलेगा भी तो कंकड़ पत्थर की चोट के बाद रोएगा जरूर, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज न किसी पड़ोसी ने सुनी, न और किसी ने सुनी जहां तक उसकी आवाज जा सकती है। लिहाजा तय ये है कि बच्चे को घर से उठाते ही शायद मार दिया गया हो और उसके शव को हाईवे पर फेंक दिया। कि अगर घर में किसी के पास, घर के बाहर, घर के भीतर कहीं अगर ये शव मिलेगा तो जरूर घर वालों से पूछताछ होगी। संदेह के घेरे में माँ बाप आज भी हैं। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पैनल से तमाम सवाल भी पूछे गए हैं। मृत्यु का कारण, मृत्यु का समय वही 3 से 4 के बीच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आया है। फिर भी पुलिस अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। घटना का अनावरण नहीं हुआ है और घटना करने वाले अपराधी का पता नहीं लगा है। ये दुखद पहलू है इतने छोटे बच्चे की हत्या के बाद। आज की घटना सबसे दुखद ये कि आज की घटना का खुलासा नहीं हुआ है। सामान्य रूप से मैं इस तरह के जिस घटना का खुलासा नहीं होता है उसका जिक्र किस्सा कोई परिवार में नहीं करता हूं। कारण यह है 100 तरह के सवाल
हमारे परिवार के लोग ही पूछते हैं कि साहब ऐसे अपराध जिनका खुलासा नहीं हुआ उसका जिक्र न किया करें। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब खुलासा नहीं हुआ तो बताने की जरूरत क्या थी। तो मैंने ऐसा क्यों किया मैं ये बताऊंगा। उसके पहले इस घटना के कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, जो घटना के बारे में सीरियसली पढ़ने और जानकारी करने के बाद मैं आपसे साझा कर रहा हूं। पहला फैक्ट ये कि बच्चा 600 मीटर चलकर खुद हाईवे पर नहीं पहुंचा है। यह बिल्कुल तय बात है, इसलिए इसको एक्सक्लूड किया जा सकता है विवेचना में। दूसरा, मां बाप के बीच सो रहा था। दोनों दिन भर अपने मकान के निर्माण में मजदूरी करने से थके हुए थे। मां तो खैर मां होती है, कितनी भी तगड़ी नींद में हो, बच्चे के साथ जरा से भी कोई दिक्कत होती है वो जरूर उठती है। तो वो 3 बजे उसने उसके जगने पर उसको उसकी जिज्ञासा को या उसकी परेशानी को शांत किया, सुलाया, यानी 3 बजे तक वो वहां था। और 4 बजे जब उठा उसका पिता देवेंद्र, तो वो बच्चा नंदलाल नहीं था। ये भी फैक्ट है। 3 से 4 के बीच ही उसके साथ घटना हुई है। मां या बाप में से किसी ने ऐसा किया होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। शून्य तो नहीं है, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि बच्चा उन्हीं के पास सो रहा था। नेचुरल, यानी पुलिस को भी जो शंका हो रही होगी वो मां और बाप पर ही हो रही होगी, लेकिन कोई कारण नहीं है कि मां और बाप इसकी इतने छोटे और मासूम, कम से कम मां तो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। पिता पर भी ऐसा आरोप लगाना या बाद में पिता ही इसका हत्यारा निकले, इसकी भी संभावना मुझे कम से कम बहुत कम लगती है। अब बच्ची की दादी पार्वती को पड़ोसी ने जनवरी महीने में, यानी 4 महीने पहले उसे मारा था। पड़ोसी ने दादी पार्वती को मारा था। दादी दादा पे हमें शक इसलिए हो रहा है कि 4 महीने पहले पड़ोसी से मार खाई हुई दादी पार्वती, वो जैसे वो कहते हैं ना, बदले की आग से या गुस्से से या ग्लानि से वो एकदम जैसे भरी हुई होंगी। दोनों ही, दादा और दादी, बार बार वो यही याद दिलाती होगी, कैसे मुझे थप्पड़ मारा, कैसे मुझे डंडे से मारा। तो 4 महीने से इस बदले की आग या इस क्रोध से वो जल रही होंगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और इसलिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं दादी या बाबा में से किसी ने उससे बदला लेने की गरज से इस मासूम का कत्ल किया हो। मैं 100% कंफर्म नहीं हूं, ये कयास है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। और इस तरह की घटनाएं जो कभी मेरे सेवा के दरमियान आई होंगी, मैं उससे बता रहा हूं। लेकिन ये जनरलाइज्ड बिहेवियर है जो मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। अगला फैक्ट ये है कि पड़ोसी ने सूचना दी, अखिलेश ने। एक कारण यह हो सकता है कि उस पर आरोप न लगे कि साहब इसी ने किया है, इसलिए उसने पुलिस को बताना उचित समझा, ये कहते हुए कि क्या पुलिस को इस बात की सूचना है कि फलां के बच्चे की लाश हाईवे पर मिली है। इससे एक बात ये चेक हो गई कि घर वालों ने सूचना नहीं दी थी, या तो मारे डर के उसने ये बता दिया कि कल को पुलिस हमसे पूछ सकती है।
या फिर चालाकी में ऐसा किया हो कि अगर पुलिस हम पर शक करेगी तो हम ये तो कह सकते हैं कि साहब अगर मैंने किया होता तो मैं पुलिस को क्यों सूचना देता। अब जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि पुलिस का रवैया बहुत ही खेदजनक और लापरवाही से भरा था। शव को मौके से न ले जाना, पंचनामा और सील बंद करने की कार्रवाई न करना, ये लापरवाही मैं इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहूंगा। क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस पर्सन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन। आपराधिक कृत्य किया है उन पुलिस वालों ने जिनकी ड्यूटी थी या जो मौके पर आए थे। पंचायतनामा भर के बॉडी सील करके उन्हें भेजना चाहिए था। शव का इतना तो सम्मान किया ही जाना चाहिए कि हाईवे से उसे उठाकर जहां प्रोसेस के हिसाब से जहां उसकी जगह है वहां भिजवाना चाहिए था। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि इस माइंडसेट की पुलिस होने की वजह से शायद अब तक इस केस का या इस अपराध का खुलासा नहीं हो पाया है, या पुलिस वहां की जब इतनी लापरवाह, इतनी ढीली ढाली, इतनी नेग्लिजेंट पुलिस है कि ऐसा लगता है उसके बस का ही नहीं था इस अपराध को खोलना। वरना इतना कठिन नहीं है इस अपराध का अनावरण। सारा परिवार वहीं सोया हुआ है, माँ बाप के बीच से बच्चा गायब हो गया। बड़ी सीधी सी बात है कि सभी घर वालों से जो जिस श्रेणी का है या जिस पर जिस डिग्री की शंका हो सकती है परिस्थितियों के अनुसार, उस हिसाब से उनसे पूछताछ नहीं हुई होगी। अगर उनसे अच्छी वाली पूछताछ भी हो जाए तो मैं दावे से कहता हूं इस अपराध का अनावरण हो जाएगा। बहरहाल मैं आशा करता हूं कि जल्दी से जल्दी अपराध का अनावरण होगा और मासूम के हत्यारों का पता चल जाएगा। अब मैं बताता हूं कि क्यों मैंने ऐसे आधे अधूरे अपराध के इस केस को आपके सामने रखने की जरूरत की कह लें आप। सिर्फ इसलिए कि सारी घटना स्थल की सारी बारीक चीजें मैंने आपको बता दी। घटना स्थल का लगभग रेखा चित्र मैंने आपको बता दिया। घटना क्या हुई इसके बारे में भी लगभग बता दिया। क्या संभव है क्या असंभव है ये भी बता दिया। हमारे किस्सा गोई परिवार के श्रोता सदस्य सुधी श्रोता अब पुलिस वर्किंग में परिपक्व हो गए हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इन परिस्थितियों में आप भी विवेचना कर सकते हैं। क्योंकि पुलिस वाला वर्दीधारी नागरिक ही होता है और आप बिना वर्दी के नागरिक हैं। विवेचना करने का अधिकार सीआरपीसी में आपको नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग के दरवाजे खोलकर इस अपराध का गुण दोष पर विश्लेषण कर सकते हैं। यह आपका अधिकार है। तो आज इस सारे बैकग्राउंड में हम किस्सा गोई परिवार के सुधी श्रोताओं से ये कहेंगे कि आप इसकी विवेचना करें और किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। माँ बाप में से किसी ने किया, दादा दादी में से किसी ने किया, या जो भाभी सोई हुई थी अकेले थी, क्या उसकी शरारत है, क्या पड़ोसी ने ही किया और बचने के लिए सबसे पहले पुलिस को सूचना दी। इन परिस्थितियों में कौन ऐसा हो सकता है जिसने उस मासूम बच्चे को मारा है। तो आपके हिसाब से किसने ऐसा किया होगा। निश्चित है जिसका भी आप नाम बताएंगे उसके पीछे आपके तर्क भी होंगे और आप बताइए जरूर
दिमाग पर बल जरूर डालिए, कोशिश करिए। अगर उसके पहले पुलिस इसका अनावरण कर देती है, जिन जिन लोगों ने उसी पर अपना शक व्यक्त किया होगा या उसी को अपराधी माना होगा, मैं उनकी विवेचना का अक्षरशः उसका उच्चारण करूंगा, बाकी सदस्यों को मैं बताऊंगा। लेकिन अगर इस बीच में नहीं होता है तो मैं कल के एपिसोड में जिन लोगों ने तर्क संगत बात किसी एक पर शक करने के लिए की होगी, तो वो विवेचना के वो अंश मैं जरूर सुनाऊंगा, जिस किसी ने भी कमेंट बॉक्स में ये विवेचना की होगी। आशा है आप इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।